हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग सामान्य विज्ञान के तहत जीव विज्ञान से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में 82 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 83 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। यह किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, 2 से 3 बार इस सीरीज को रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 83 नंबर, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? निषेचन की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहां पर होती है? तो याद रखिएगा अंडवाहिनी में। मानव में आंतरिक निषेचन होता है, इनफर्टिलाइजेशन होता है। मैथुन क्रिया के द्वारा नर युग्मक यानी शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय और गतिमान होते हैं, चल्यमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंब वाहिनी यानी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। 84 है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो कौन से हैं? तो आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य जो होते हैं आधुनिक मानव से मिलते जुलते हैं। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का यानी हड्डियों से बने औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा के दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, विकास का मुख्य कारक है। विकास का, डेवलपमेंट का जो मुख्य कारक है वो क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, विकास का जो मुख्य कारक है वह है आपका प्राकृतिक वर्ण, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आज विकास से सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आज विकास के सबसे मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। 86 है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या? याद रखिएगा, जिसे कहते हैं म्यूटियोलिज्म। म्यूटियोलिज्म यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो 2-3 लाइन है, याद रखिएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटियलिज्म कहते हैं, और इसमें शैवाल और कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल होते हैं कार्बनिक पदार्थों का ये संश्लेषण करते हैं और ये स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। देखिए, कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं। 87 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है, इसको आप बताइए। इसका जो जवाब है, कौन सा सही जवाब है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? तो याद रखिएगा स्पिनल कॉर्ड में, यानी कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है, स्पिनल कॉर्ड में होता है। मेरुरज्जु एक बेलनाकार स्ट्रक्चर है। यह मेंडुला ऑब्लिगेंटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क आवरण द्वारा ढका रहता है और कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं। 88 है, विकास का कारण क्या है? विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विकास का जो कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास के सर्वाधिक
या सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, यानी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। 89 है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो गैस है, इस गैस का नाम है, याद रखिएगा, जो कच्चे फल होते हैं इनको पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है, एक तो है एसिटिलीन और दूसरा है एथिलीन। एसिटिलीन और एथिलीन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी बी और डी सही जवाब हो जाएगा। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन, जो एथिलीन हार्मोन है, इनके द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। 90 नंबर है, मां पौधों की भांति पौधा मिलता है। मां पौधों के भांति जो पौधा मिलता है किससे? तो याद रखिएगा, इन किसे? इन दोनों से सही जवाब हो जाएगा। इन दोनों का मतलब है बीजों से और तना काट से, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन इन दोनों से दिया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मां पौधों की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है, यानी बीज के माध्यम से भी, जैसा मां पौधे हैं, यानी जिस पौधे का विकास हो चुका है उनके जैसा जो विकास होगा उनके बीज से हो सकता है या तना काट से भी हो सकता है। 91 है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक क्रियाओं के द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक क्रिया के द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, आप बताइए। उसे कहा जाता है परासरण, डी ऑप्शन याद रखिएगा। पानी मिट्टी से जड़ों में ऑस्मोसिस के क्रिया के द्वारा जो है पहुंचता है, परासरण की क्रिया के द्वारा पहुंचता है। 92 है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? अगर मछलियों को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो कुछ समय पश्चात इनका मृत्यु हो जाता है। कारण है वे जो मछलियां हैं ये जल के अंदर, मतलब कि जल में घुले ऑक्सीजन का प्रयोग करके श्वसन क्रिया को पूरा करती हैं। जैसे ही जल से बाहर निकाला जाता है वे मछलियां जो हैं श्वास लेने में असमर्थ हो जाती हैं, मतलब कि श्वसन की क्रिया नहीं कर पाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वे श्वास लेने में असमर्थ, श्वास नहीं ले पाती हैं। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है, पानी में भार के तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% जो है ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर जो मछलियां हैं यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण ये मर जाती हैं। इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गलफड़े, जो पतले चपटे गलफड़ होते हैं एक गीले कागज के भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ से जाते हैं, सड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है और घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। 93 है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। क्या कहते हैं? आवास। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की जो सटीक जगह होता है, एक्चुअल जो लोकेशन होता है, वो हैबिटेट कहलाता है, आवास कहलाता है। 94 है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी जो होते हैं, कॉलोनी के जो मधुमक्खी होते हैं, ये अपने सदस्यों को या अपने कॉलोनी के सदस्यों को एक दूसरे से कैसे पहचान कर लेते हैं, एक दूसरे को कैसे जान लेते हैं? तो यह माध्यम होता है गंध से। गंध के माध्यम से जो मधुमक्खी होते हैं कॉलोनी के सदस्य को पहचान लेते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए एक दो लाइन है, लगभग सभी पंछियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की जो विधियां होती हैं, ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श, अपने गंध के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा और उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से ये पहचानती हैं। 95 है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो याद रखिएगा डी ऑप्शन लोहा।
मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में यानी लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। 96 है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए 96 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण के प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। 97 है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? किसके कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज को या ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। 98 है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स होने का जो निम्न कारण है वो कौन सा कारण है, आप बताइए। इसका सही जवाब है विषाणु, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एड्स एक विषाणु जन्य रोग है। इस यानी एड्स रोग का कारण जो है HIV यानी ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस है। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV के द्वारा होने वाला जो रोग है आपको मालूम है, इसका सही जवाब हो जाएगा एड्स। HIV के कारण होने वाला जो रोग है वो है एड्स रोग। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा होने वाला रोग एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स का पूरा नाम भी कभी कभार पूछा जाता है, HIV का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। 100 नंबर है, निमोनिया एक संक्रमण है। बताइए, निमोनिया जो है एक संक्रमण है, किसमें मतलब निमोनिया से संक्रमण होने वाला वो शरीर का कौन सा अंग है? ये आपका मतलब कि शुद्ध रूप में या सरल रूप में जो प्रश्न है यही है कि निमोनिया से संक्रमित होने वाला जो अंग है वो कौन सा अंग है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। निमोनिया से फेफड़ा जो है संक्रमित होता है। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण रोग है जो कि एक या दो फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणु, जीवाणु और कवक आदि के माध्यम से हो सकता है। 101 है, स्त्रियों के तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों के तुलना में पुरुष जो होते हैं अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, स्त्रियों के तुलना में पुरुष जो है वर्णांधता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में दो एक्स क्रोमोसोम, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये लिंग जो होते हैं यानी लिंग को निर्धारित करने वाले क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें एक एक्स जो वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा समान एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती हैं, पीड़ित नहीं होती हैं, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। 102 है, एस्पिरिन कहां से मिलती है? एस्पिरिन कहां से मिलती है? तो एस्पिरिन का जो उत्पादन होता है या एस्पिरिन की जो प्राप्ति होती है एक पेड़ से होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक जो कि जोरहर है, एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं, दर्द निवारक कार्य करती हैं। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। विलो वृक्ष याद रखिएगा। 103 है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। 104, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में 2-3 लाइन देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक यानी पिगमेंट है।
यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। 105 है, पौधों एवं जड़ों का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या है? पौधों और पेड़ों का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं। याद रखिएगा, हरे पादप स्वपोषी होते हैं, स्वयं से भोजन को तैयार करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है प्रकाश के सहायता से खाद्य का संश्लेषण, भोजन को बनाना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप यानी पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल यानी CO2 और जल स्तर H2O का उपयोग करके खाद्य संश्लेषण के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसा CO2 प्लस H2O प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। इसके बाद 106 है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, नाइट्रोजन। याद रखिएगा, कीटभक्षी पौधे ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। 107 है, जीवन चक्र के दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सही जवाब है पुष्प, यानी ऑप्शन ए। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। जीवन चक्र के दृष्टि से पुष्प पौधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण के द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। 108 है, पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसमें मदद करता है? पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित यानी भोजन को बांटने या पहुंचाने के साथ साथ किसमें और मदद करता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित, यानी ऑप्शन जो ई दिया गया है, ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो पौधों का जो तना है पौधे के सभी हिस्सों में भोजन यानी पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने और भोजन के भंडारण में मदद करता है। ये पौधों की पत्तियां, फूल, फलों को सहारा देने और पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है। 109 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ, बी ऑप्शन। सिकोआ के बारे में देख लेते हैं। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड सिकोआ सेम्परविरेंस या सिकोआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है। सबसे छोटा पौधा कौन सा है? वो है एंजियोस्पर्म वुल्फिया। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है बताइए? एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, बी ऑप्शन। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। 111 है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% होता है, जो अन्य फलियों से ज्यादा होता है। 112 है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गन्ना, बी ऑप्शन। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेड़ी के द्वारा होता है, लेकिन हर मूढ़ी फसल के साथ उपज जो है हर बार घटती जाती है और इसीलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनर्रोपण करना पड़ता है। 113 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो है आपका रैफ्लेसिया, बी ऑप्शन। रैप्सेलिया, जो रैफ्लेसिया है ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। विश्व का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेसिया है। यह इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड के द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट है
114 हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो याद रखिए जीन के संश्लेषण के लिए, बी ऑप्शन। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में भी इसकी भूमिका का पता लगाया। 115 है डॉक्टरों के द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है वो कौन सी है? डॉक्टरों के द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है वो है आपका, बताइए, नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन, याद रखिएगा। 116 है आर्कियोपटेरिक्स क्या है? आर्कियोपटेरिक्स क्या है? तो आर्कियोपटेरिक्स जो है एक जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पंछी। आर्कियोपटेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पंछी है। 117 डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या स्तनधारी में? तो डॉल्फिन स्तनियों में वर्गीकृत किए जाते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, इनमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। 118 है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वह रोग कौन सा है? किस रोग से प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय मरते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्षय रोग, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्षय रोग, याद रखिएगा, क्षय यानी टीबी रोग। भारत में क्षय रोग से 2016 में 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई। क्षय रोग का कारण जीवाणु है, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके बाद 119 है रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ जो होता है क्या करता है? पेड़ रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोया जाए, क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं रात में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। 120 है निम्न में सबसे मीठी चीनी है। सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है, चीनी है। 121 है शर्कराओं में सबसे मीठी है, आपको मालूम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है जो सबसे मीठा होता है, याद रखिएगा। 122 है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? कड़वाहट के लिए मानव जीन का संवेदनशील जो क्षेत्र है वो है आपका पीछे का भाग। जीव का जो पीछे का भाग होता है यह सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र होता है। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे और पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर और किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। 123 है मटर पौधा है। मटर का जो पौधा होता है, पी जो होता है, पी माने मटर, मटर का जो पौधा है एक शाकीय पौधा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मटर साग कुल का द्विबीजपत्रीय पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्णरेखा, अर्पणा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। 124 है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनोसी किस कुल के अंतर्गत शामिल होते हैं? इनके पौधे लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे में मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। 125 है थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है?
थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो टीएसएच। देखिए, थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। यह हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इनका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। 126 है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन के कमी के कारण थायराइड नामक बीमारी होती है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका श्रावण अग्र प्यूटरी की जो है थायरोट्रॉफ को सहायक करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से टीएसएच का स्राव या श्रावण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा। और 127 है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता वर्ग में आते हैं? जब बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, यानी मांस खाने का यहां पे तात्पर्य है, अगर मांस आप खाते हैं तो आप द्वितीय उपभोक्ता हैं, बी ऑप्शन। मानव और अन्य जीव सर्वाहारी होते हैं, यानी ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। मांसाहारी को द्वितीयक या गौण उपभोक्ता कहते हैं। शाकाहारी का मतलब है प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उत्पादक का मतलब है पौधे। पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक या गौण उपभोक्ता को मांसाहारी कहते हैं, और सर्वाहारी मानव और अन्य जीव जो होते हैं, यानी द्वितीय और कहने का मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का उपभोग करते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है देखिए, नेक्स्ट सेशन में जो होगा यहाँ पे जो दिया गया सामान्य गणित और तर्क शक्ति परीक्षण, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। आप जो है पीडीएफ लेकर इसको आप कवर कीजिएगा, मैं इसको जो है कवर नहीं करूंगा, ठीक है। आपको खुद से इसका जो है एनालिसिस करना होगा, कवर करना होगा। इस सेशन को जो है मतलब कि जो नेक्स्ट सेशन आएगा, जो नेक्स्ट हम लोग क्लास करेंगे, इसको स्किप करते हुए किसको डिस्कस करेंगे? तो देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मतलब कि जो टॉपिक है वह समसामयिकी का। अगर जिन लोगों ने पीडीएफ लिया है या बुक लिया है तो उनको पता है कि सामान्य गणित और तर्क शक्ति परीक्षण के बाद समसामयिकी का टॉपिक है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से, मतलब इसको देखने का तात्पर्य यही है कि किस तरह का या किस शैली का प्रश्न पूछा गया, कहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। ये मेन मुद्दा होता है हम लोगों को, कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से प्रश्न सवाल को जो है कहां से किस क्षेत्रों से कवर किया जाता है, तो ये आपको एनालिसिस करने के बाद समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रीजनिंग और मैथ को जो है स्किप करेंगे। आप खुद से इसको तैयार कर लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए, बुक है तो अच्छी बात है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। देखिए, मैथ बहुत ज्यादा है, करीब 100 मतलब कि 56 मैथ पूछे गए हैं, मतलब कि गणित और जो तर्क जो लॉजिक जो रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग मिलाकर कुल कितने प्रश्न हैं? तो सामान्य गणित और तर्क शक्ति जो परीक्षण है, इसके कुल 156 क्वेश्चन है। तो आप 156 क्वेश्चन को देख लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से, बुक के माध्यम से। नेक्स्ट समय में हम लोग समसामयिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बिहार बेसिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा बिहार बेसिक का होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।